और शुरुआत अफगानिस्तान के मुद्दे पर केंद्र को मिले विपक्ष के समर्थन के साथ करते हैं। अफगानिस्तान संकट पर दिल्ली में आज सभी दलों की बैठक हुई। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इस बैठक में 31 पार्टी के 37 नेता शामिल हुए। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टियों को अफगानिस्तान संकट पर भारत की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अफगानिस्तान में स्थिति बेहद खराब है और भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रही है। जयशंकर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर फिलहाल वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रही है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार के कदम का समर्थन किया। सभी दलों ने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर की तारीफ और उन्हें बधाई दी। वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। We have under Operation Devi Shakti done 6 flights. The latest flights was this morning, which took off at 3 o'clock. We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday, but definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point. कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए। बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप लोग ने बहुत चिंता जाहिर की थी कि अफगानिस्तान में लोगों का क्या होगा, क्या सरकार से जवाब से संतुष्ट है? क्योंकि ये देश हित का मसला है। सरकार कह रहे हैं कि हम सारे कोशिश कर रहे हैं, हमारे सारे प्रयास जारी है। तो हम क्या कहेंगे कि क्या प्रयास जारी है? सरकार को तो भरोसा करना पड़ेगा, सरकार ऊपर तो भरोसा करना पड़ेगा। हम क्या करें? हम सरकार को पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं, सरकार कहते हैं कि भरोसा करो। तो सरकार पे भरोसा करना हमारा जिम्मेदारी जरूर होते हैं। देश की हित के लिए, देश की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। सर, आपने बहुत संजीदगी से कई बार अपनी बातें रखी हैं। क्या तालिबान से जिस तरह के भारत के रिश्ते रहे और तालिबान का जो इतिहास रहा है, क्या तालिबान से भारत इंगेज करेगा? देखिए, वो तो हमारे सीडीएस कहते कि ये तालिबान 20 साल पुराने तालिबान है। सरकार कहते कि हम वो हर किसी की कोशिश करें, सारे स्टेक होल्डर के साथ हम जो हमारा चर्चा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये तो कह ही चुके हैं सरकार। तो भारत और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत यादव दिल्ली से मौजूद है, इसके साथ ही नीरज कुमार भी दिल्ली से मौजूद है। विक्रांत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बहुत से ऐसे मसले थे अफगानिस्तान संकट को लेकर जिस पर हर कोई चाहता था कि भारत सरकार जो है स्थिति स्पष्ट करे। ऐसे में भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कितने भारतीय नागरिक अभी तक वापस आ चुके हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन सवाल यही है कि भारत सरकार की जो कोशिश है, क्या उन कोशिशों को देखते हुए बाकी देश भी अब समर्थन करते हुए नजर आएंगे? देखिए, 2-3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण इस बैठक में हुई क्योंकि पूरे देश में एक राय रहे तो विपक्ष को भी साझा मंच दिया और विपक्ष को तमाम वो कदम बताए गए जो भारत सरकार ने अभी तक उठाए हैं और भविष्य में उठाने वाले हैं। जैसे भारत सरकार की तरफ से बताया गया कि टोटल 565 नागरिकों को अभी तक वहां से लाया गया है, जिसमें से 175 एम्बेसी के कर्मचारी थे, 263 भारतीय नागरिक थे। इसके अलावा 112 ऐसे लोग थे जो अफगानी हैं लेकिन वो माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग थे, हिंदू और सिख। और इसके अलावा बाकी देशों के भी 15 नागरिकों को लाया गया, यानी कुल मिलाकर के 565 लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया। दूसरी बड़ी बात कि सभी जानना चाहते थे कि अब आगे भारत क्या करेगा, तो भारत सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि काबुल में स्थिति इस समय बहुत ही गंभीर है। इस समय पहली प्राथमिकता है कि 31 अगस्त से पहले अपने ज्यादा से ज्यादा जो नागरिक हैं उनको वहां से उठा करके एयरलिफ्ट करके हिंदुस्तान लाया जा सके, क्योंकि 31 अगस्त के बाद कैसी स्थिति रहेगी, कैसी नहीं रहेगी, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो उससे पहले चुनौती बड़ी है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। दूसरी बड़ी बात कि भविष्य में तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ क्या संबंध रहेंगे, भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि भारत के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। लेकिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। दुनिया के बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, सभी देश अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भारत भी इंतजार करेगा कि वहां पर किस तरीके के डेवलपमेंट बनते हैं, उसके बाद भारत के हितों को सबसे ऊपर रखते हुए आगे का कदम उठाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर विपक्ष ने भी भारत सरकार ने एक बात तो साफ है कि लोगों की सहूलियत, उनकी सुरक्षा ही
सबसे बड़ी प्राथमिकता भारत सरकार की है और ऐसे में सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान के संकट पर हमारी नजर है। जिस तरीके से स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है उसी के हिसाब से हम कदम उठाएंगे। आप बने रहिए विक्रांत हमारे साथ, नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपके पास लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से इस बैठक में प्रेमचंद गुप्ता भी शामिल हुए थे। बैठक के बाद प्रेमचंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। आरजेडी के सांसद प्रेमचंद गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। इन्होंने भी बैठक अटेंड की जिसमें अफगानिस्तान संकट पर चर्चा हुई, सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया। सर, क्या सरकार ने अपनी चिंताएं गिनाई, क्या प्राथमिकता है अभी? ये सभी पार्टी ने अपने अपने इश्यूज को उठाया। ये देश के सामने एक पूरे देश का सवाल है, ये किसी पार्टी का या किसी इंडिविजुअल का इशू नहीं है, पूरे देश का सवाल है। सब लोगों इशू उठाए गए, सरकार ने जवाब दिया। जी, आप ये एक मिनट सर, इस मसले पे क्या होगा? बार बार ये कहा जा रहा है कि तालिबान से हम लोग इंगेज कैसे करेंगे, सरकार की तरफ से क्या कहा गया? क्या वेट एंड वॉच की पॉलिसी अभी अपनाई जाएगी? अभी तो इतना बर्निंग इशू है, इसके ऊपर में कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। सरकार देखेगी कि भी कैसे किया जाए। सर, कितने लोगों को निकाला गया, इस बारे में कोई जानकारी दी गई या कितने लोग अभी फंसे हुए हैं? ये बहुत, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमारी प्राथमिकता लोगों को निकालने पे है, तो आप लोगों ने जरूर जानना चाहोगा कि कितने लोगों को निकाला गया। हम लोगों ने ये सवाल उठाया था, लेकिन सरकार ने बताया कि बहुत से लोग आना भी नहीं चाहते, जो आना चाहते हैं वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो पहुंच पा रहे हैं उनको हम निकाल रहे हैं। और अभी तक कितने लोगों को लाया गया? कुछ भी कहना मुश्किल है। तो सरकार के जवाब से आप लोग संतुष्ट हैं? सरकार जो कुछ कर रही है इससे ज्यादा क्या कर सकती है? इसके साथ ही टीएमसी नेता सौगत रॉय भी इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक के बाद उनका क्या कुछ कहना है सुनिए जरा। टीएमसी के सांसद सौगातो राय साहब इस वक्त हमारे साथ है। ऑल पार्टी मीट खत्म हो गई है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, क्या बात हुई सरकार की तरफ से, आप लोग को क्या बताया? 2 घंटे थे हम लोग जी, सरकार ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया, वो क्या कर रहे हैं। हमारा जो मेन कंसर्न है लोगों को, इंडियन नागरिकों को निकलने के, सरकार ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। बाकी बात पे सरकार बोला कि इवॉल्विंग सिचुएशन है, अभी उनका पॉलिसी है वेट एंड वॉच, अभी वो देखेंगे। एक अंतिम सवाल करूंगा सर आपसे। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले वक्त में तालिबान से भारत इंगेज करेगा? तो इस मसले पे भारत ने क्या कहा? अभी इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। सारा दुनिया ये पॉलिसी ले रहे हैं कि वेट एंड वॉच करो। रशिया बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, ब्रिटेन, जर्मनी बोल रहे हैं, इंडिया भी बोल रहे हैं। अभी अंतिम सिद्धांत नहीं हुआ इस पर। और नीरज कुमार का हम रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद है। नीरज कुमार, देखिए, जो भी शंकाएं विपक्ष में बैठे हर एक राजनीतिक दल के नेताओं की थी, उन शंकाओं को, उन सवालों के जवाब भारत सरकार ने दिए और एक स्थिति साफ हो गई है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो सरकार की तरफ से अपनाई जा रही है उसको पूरी तरीके से समर्थन विपक्ष देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान हम लोगों ने सुना। उसमें उन्होंने साफ कहा कि अभी स्थिति वहां सेटल डाउन हो रही, इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसलिए जो पेशेंस रखना होगा, संयम रखना होगा कि आने वाले वक्त में तालिबान के साथ आपका संबंध कैसा होगा। लेकिन पिछले कई वर्षों की बात करें तो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है भारत भी तालिबान को लेकर। अगर बात करें, चाहे वो दोहा वार्ता हुई थी, जो दोहा समझौता जो हुआ था अमेरिका और तालिबान के बीच में, आपको याद होगा उस मौके पर भारतीय राजदूत भी वहाँ मौजूद थे। उस बातचीत का, उस समझौते का स्वागत किया था। इंट्रा अफगान डायलॉग जो हुआ था उसमें भी भारत ने हिस्सा लिया था। खुद उस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्चुअली संबोधित किया था उस कार्यक्रम को। तो कहीं ना कहीं तालिबान और अफगानिस्तान की जो बातचीत हुई है उसका समर्थन भारत करता रहा, लेकिन भारत का बार बार ये कहना रहा है कि अफगान के नेतृत्व में, लेकिन पूरी जो बातचीत और समझौता हुआ है अमेरिका और तालिबान के बीच में, वो अफगानिस्तान की सरकार के नेतृत्व में नहीं हुआ। और उसी का नतीजा है कि अब तालिबान के लोगों ने जल्द से जल्द अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। दूसरी अहम बात की आने वाले वक्त में चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे रूस हो, इन तमाम लोगों की जो स्ट्रैटेजी होगी तालिबान को लेकर, उसी तरह की स्ट्रैटेजी का पालन हम लोग को भी करना होगा। एक तीसरी अहम बात आपको बताते कि आखिर बार बार ये क्यों पूछा जा रहा है कि तालिबान से स्थिति क्या होगी। 2 वजह इसकी। भारत के 500 से अधिक प्रोजेक्ट है, करोड़ों अरबों का वहाँ निवेश हुआ है, तो उन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, निवेश का क्या होगा। और दूसरी अहम बात कि तालिबान क्या अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत और दूसरे देशों के खिलाफ आतंकवाद के लिए करने देगा। तालिबान बार बार कहता रहा है कि वो
वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। लेकिन पहले का इतिहास हम लोग को याद है कि तालिबान के शासन के दौरान कई आतंकवादी घटनाएं घटी थी। तो इसीलिए बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि तालिबान से भारत के रिश्ते क्या होंगे। तो अभी वेट एंड वॉच करना होगा तमाम लोगों को, चाहे भारत हो या दुनिया के बड़े देश हो। फिर देखेंगे कि क्या तालिबान का रुख होता है आतंकवाद के भारत प्रति। सरकार ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन एक स्थिति साफ हो चुकी है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है और प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द वहां जो मौजूद लोग हैं उन्हें वापस लिया जाए भारत में। बहुत शुक्रिया विक्रांत और नीरज कुमार इस तमाम जानकारी के लिए, आपका रुख करते रहेंगे। इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने का काम और तेज हो गया है। इसी कड़ी में आज काबुल में फंसे भारतीयों को लेकर वायुसेना का एक विमान दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। विमान में कुल 35 लोग सवार थे, जिनमें 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिक थे। एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट के बाद इन लोगों को आईटीबीपी की बस में बिठाकर क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया। हिंडन के एयरबेस से निकलती आईटीबीपी की बस वही बस है जिसमें भारत लाए गए 35 लोग सवार हैं, जो कि काबुल से लाए गए हैं और यहाँ पे उनको अब जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे लेके जाया जा रहा है। कोशिशें जो है पूरी तरीके से भारत सरकार की यही है कि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा कोरोना का प्रोटोकॉल ब्रेक ना हो कि उसकी वजह से जो है किसी तरीके की दिक्कतें हो। और अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कि आप बस जो है वो पूरी इस वक्त जो है जाने के लिए तैयार है। और यहाँ पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, जो लोग हैं जो इस बस में मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। एक बात बता, आप लोगों के साथ कितने लोग आने वाले थे? नो प्रॉब्लम गुड गुड गुड, सब विकास हो गया ना। आप लोग कहाँ से आए? आपके साथ 200 लोग थे या अभी कुछ लोग थे बस? आप लोगों के साथ कितने लोग आने वाले थे? नहीं है ना, आर्मी बेस है ना, कुछ भी नहीं है, नो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा हो गया ना। मैं आर्मी में काम करता ना, अमेरिकन आर्मी में काम करता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा हो गया। मैं कह रहा हूँ कि आज आप लोग सिर्फ 35 लोग आए हैं, और भी आने वाले थे क्या? आर्मी आ गए ना, मेरे तरह आ गए, नो प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है अभी फिलहाल यहाँ से लेके जाया जा रहा है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो है इनको यहाँ से क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाए, क्योंकि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से पालन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि बसों में जो है लोग फिलहाल भरे हुए हैं और अब इनको यहाँ से लेकर सीधा आईटीबीपी का जो कंजावला में जो कैंप है उसमें लेके जा रहे हैं। ये पीछे वाली बस है, इस बस में जो है जो नेपाल के लोग हैं उनको लेके गया है। तो सीधे तौर पर भारत की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं अफगानिस्तान से लोगों को इवैक्यूएट करने का, वो प्रोसेस अब भी जारी है। तकरीबन 200 लोगों के लाए जाने की आज बात थी, लेकिन उसमें से महज 35 लोग ही लेके आए गए, क्योंकि तालिबान ने साफ कर दिया कि वहां पे अफगानिस्तान के किसी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अफगान संकट पर बैठक में सीएए का सवाल किया गया। टीएमसी एमपी सौगत रॉय ने सीएए का विरोध किया, शिवसेना ने भी सीएए का समर्थन किया। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएए पर सरकार के साथ शिवसेना खड़ी होती हुई नजर आ रही है। सभी दलों की बैठक में सीएए का मुद्दा उठा। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की यह खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएए के मसले को लेकर टीएमसी की तरफ से सवाल उठाया गया, विरोध किया गया। टीएमसी पार्टी ने अफगान संकट पर बैठक जो बुलाई गई थी उसी में सीएए को लेकर सवाल उठा। तो टीएमसी ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान सीएए का विरोध किया। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की यह खबर है कि सभी दलों की बैठक में जिस वक्त अफगानिस्तान के संकट पर बात हो रही थी उसी समय टीएमसी नेता सौगत रॉय ने सीएए का विरोध किया। हालांकि इस मसले पर सरकार को शिवसेना का साथ मिला है। यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, देखिए अफगानिस्तान के संकट को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, लेकिन टीएमसी इस बैठक में भी अपनी राजनीति चमकाती हुई। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक दलों का काम यही होता है कि किसी भी तरह से वो अपने मुद्दे को सामने रखना चाहते हैं और अपना विरोध वो दिखाते ही हैं। और आज यही देखने को मिला, जो सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से बुलाई गई थी उसमें टीएमसी सांसद सौगत राय ने पेट्रोलियम मंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोलियम मंत्री का ये बयान सीए के ऊपर जो आया था वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी मानती है कि जो ये कानून है वो देश को बांटने वाला कानून है। तो ऐसे में पेट्रोलियम मंत्री को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सरकार के कुछ कहने से पहले ही इस बात का विरोध, टीएमसी सांसद सौगत राय का विरोध जो शिवसेना की तरफ से आए थे गजानन कीर्ति, उन्होंने खुलकर
और सरकार की तारीफ की कि जो ये कानून लाया गया है, आज उसकी बदौलत ही जो अफगानी मूल के सिख और हिंदू हैं जो वहां से पीड़ित हैं और अपना देश छोड़ने को मजबूर हुए हैं, उनको यहाँ पर जगह मिलेगी, उनको शरण मिलेगी, उनको नागरिकता मिलेगी। यानी कि साफ तौर पर शिवसेना ने इस मुद्दे पर सरकार का साथ दिया। और दिलचस्प ये भी है कि सरकार को इसमें कुछ कहने की भी, सरकार की तरफ से कुछ कहने की भी जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि जो सौगत राय हैं उनके खिलाफ खुलकर शिवसेना के सांसद सामने आ गए। यानी कि साफ है कि सीए के साथ जो सरकार जो सीए कानून लाई है उसमें शिवसेना के सांसद ने खुलकर साथ दिया। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया यतेंद्र शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो अफगानिस्तान से भारत आ रहे 140 अफगान सिख नागरिकों को तालिबान ने काबुल में ही रोक लिया। न्यूज 18 के आदित्य राज कौल की खबर है कि 140 सिख अफगानी नागरिकों का ये जत्था श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के मौके पर भारत में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहा था, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने इन्हें रोक लिया। बताया गया कि इन्हें करीब 15 घंटे तक रोके रखा और इसके बाद इन्हें वापस भेज दिया गया। लोग बसों में 2 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूपों के साथ गुरुद्वारे करते परवान से निकले थे। तालिबान ने कल ये वहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी कि जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं अफगानिस्तान के, उन लोगों को अफगानिस्तान से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके चलते ये लोग भी जो थे एयरपोर्ट के अंदर एंटर नहीं कर सके। हालांकि एयरफोर्स का जो प्लेन था वहाँ पहुँच चुका था इवैक्यूएट करने के लिए और सारी जो थी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन ये शताब्दी मनाने के लिए जो लोग आ रहे थे भारत, ये वहाँ से एयरपोर्ट तक ना पहुँच पाए। और विक्रांत इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है। विक्रांत, देखिए धार्मिक कार्यक्रम में इन 140 अफगान सिखों को शामिल होना था, लेकिन इन्हें रोक लिया गया। क्या इन्होंने पहले गुहार लगाई थी भारत सरकार से, या फिर यही हवाला दिया जा रहा है कि धार्मिक कार्यक्रम है उसमें शिरकत करना है और उसके बाद वापस लौटेंगे, यही स्थिति थी? देखिए, धार्मिक कार्यक्रम के लिए पहले भी अफगान से भारत लोग आते रहे हैं और भारत से भी अफगान लोग जाते रहे थे, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी, क्योंकि तालिबान ने पहले से चेतावनी दी थी कि अब वो किसी भी अपने मुल्क के आदमी को एयरपोर्ट तक नहीं जाने देगा। एयरपोर्ट के तमाम रास्ते रोक भी दिए गए थे और ये लोग भारत की जो फ्लाइट गई थी जिसमें आज केवल 35-36 लोग आ पाए, उसमें करीब 200 लोगों को आना था, लेकिन इन नागरिकों को एयरपोर्ट तक ही नहीं पहुंचने दिया गया। जबकि ये धार्मिक कार्यक्रम में पहले से इनका कार्यक्रम तय था और इस तरह के कार्यक्रम में पहले भी लोग आते रहे हैं, लेकिन इनको रोक दिया गया और इसके पीछे तर्क यही दिया गया कि अभी क्या तालिबान ने रोक लगा दी है, केवल जो विदेशी नागरिक है उन्हीं को काबुल छोड़ करके जाने दिया जाएगा और जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं, जो अफगानिस्तान के मूल नागरिक हैं, उनको वहीं पर रोका जाएगा। क्योंकि भारत सरकार की एक बड़ी चिंता है कि जो वहां पर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समुदाय के लोग हैं, उनका वहां पर किसी तरह का अत्याचार ना हो, उनको प्रताड़ित ना किया जाए, तो उनको किसी तरीके से बचाकर लाया जाए। अभी तक ऑपरेशन देवी शक्ति के दौरान ऐसे कई लोगों को यहाँ पर लाया भी गया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया विक्रांत यादव, आपके पास लौटते रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अफगानिस्तान के कई परिवार दिल्ली में सालों से रह रहे हैं, वो आज यहाँ बस चुके हैं, लेकिन उनके अपने कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उनका दर्द छलक आया। अभी अफगानिस्तान के हालात को देख करके आप लोगों को खबर मिलती होगी वहाँ क्या हालात हैं? हाँ, वहाँ का हालात तो सबको अभी मालूम है, क्योंकि न्यूज़ में दिखाए दे रहे हैं। अभी सब कुछ से ऐसे कुछ नहीं है जो वाकिफ नहीं हो कोई, उससे सब वाकिफ है, सबको मालूम है। और जो अफगान लोग हैं यहाँ पे भी है, शायद 20-30 हज़ार फैमिली से ज़्यादा हो इंडिया पे, दिल्ली के अंदर। लेकिन जो लोग यहाँ पे है तो यहाँ पे फंस चुके हैं अभी। जो लोग वहाँ अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का हालत सबको मालूम है, वो लोग तो वहीं पे यही झगड़े वगैरह के साथ फंसा हुआ है। वो लोग भी ना कोई अपने काम पे सही जा सकता है, ना कोई खाने के पीछे से ही निकल सकता है। खाने के पीछे भी निकल जाओ तो उनसे पूछा जाता है तुम लोग किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। जैसे लॉकडाउन में, जैसे सोचो यहाँ पे पहले किसी को जाने नहीं देता था किसी को, अभी वहाँ पे वही हालत चल रहा है जैसे वहाँ पे भी लॉकडाउन लगा हो। देखिए, तो किस तरह से मार्मिक एक तरह से वर्णन है कि अफगानिस्तान में ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लगा हो, जैसे इंडिया में कोविड के टाइम पर लगा था। वहाँ जो है तालिबान की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ, लोग सड़क पर नहीं निकल सकते हैं। आप लोगों को अपने मुल्क की याद आती होगी। आप कब आए हैं इंडिया? हम लोग तो 3 साल पहले आए थे, वो उस टाइम थोड़ा झगड़ा कम था। उस टाइम तो हम लोग यहाँ पे जब आए तो यहाँ तो थोड़ा शांत वगैरह था, हम लोग घूमने के लिए आए थे। फिर हम लोगों ने सोचा यहाँ कोई दुकान खोल लेंगे, यहीं पे रह लेंगे, क्या करें वापस जाके। वहाँ तो झगड़ा चल रहा है, मालूम नहीं कब क्या हो।
तो घर वालों से बातचीत हुआ था उन लोग से, तो वो लोग का नहीं, हम लोग अभी नहीं आ सकते, तुम्हारी मर्जी, तुम अपना काम चलाओ, फिर हम बाद में देख लेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर है, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 2 डोज में समय के अंतर को कम किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, न्यूज 18 के रुनझुन शर्मा की ये खबर है कि वैक्सीन पर बने तकनीकी सलाहकार समिति ने कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 12 हफ्तों का जो अंतर है उसे कम करने की सिफारिश की है। अभी कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच 12 हफ्तों का अंतर रखा जाता है और अब इन 12 हफ्तों के समय को कम किया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि वैक्सीनेशन अभियान तेजी से देश भर में चलाया जा रहा है और प्राथमिकता यही है कि हर एक इंसान को वैक्सीनेट किया जाए। कोविशील्ड को लेकर जो नियम तय किए गए थे उन नियमों में बदलाव हो सकता है। वैक्सीन पर बने तकनीकी सलाहकार समिति ने ये संकेत दिए हैं कि 12 हफ्तों के समय को कम किया जा सकता है। जो अंतर दोनों वैक्सीन के बीच का है उसे कम किया जा सकता है। रुनझुन शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रुनझुन शर्मा, ये जो समय कम करने की बात कही जा रही है, 2 वैक्सीन के गैप को कम करने की बात कही जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाई जाए कम समय में? पहली चीज तो ये कि जैसे जैसे साइंस इवॉल्व कर रही है और डेटा सामने आ रहा है और कुछ जो रीसेंट स्टडीज है, इंटरनेशनल स्टडीज और डेटा जो आया है उससे ये भी सामने आया है कि जब कोविशील्ड की डोज गैप थोड़ा रिड्यूस होता है लगभग 8 वीक के करीब, तो डेल्टा वेरिएंट, वो वेरिएंट जो कि इंडिया के सेकेंड वेव में और बहुत सारी और देशों में अब हैवॉक क्रिएट कर रहा है, उस पे वो अच्छे से काम करती है कोविशील्ड। तो ये एक कारण है जो बैक ऑफ द हेड रहेगा एज फार एज गवर्नमेंट कंसर्न है। दूसरी चीज ये भी कि जो एंटागी है, अब आप जब ओवरऑल डेटा देखते हैं इंडिया का, तो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में बहुत गैप आ चुका है। फर्स्ट डोज काफी लोगों को मिली है, बट वही लौटेंगे आपके पास रुनझुन शर्मा। तो अब ये संभावना है कि कोविशील्ड के जो दोनों डोज का जो समय है 12 हफ्तों का, वो कम किया जा सकता है। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसी दौरान सीए का विरोध टीएमसी की तरफ से किया गया। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की ये खबर है। और सभी दलों की बैठक में जिस वक्त अफगानिस्तान के संकट पर बात हो रही थी, उसी समय टीएमसी के नेता सौगत रॉय ने विरोध किया। नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ सौगत रॉय भी मौजूद है। नीरज, ओवर टू यू। बिल्कुल, सौगातो राय टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और टीएमसी ने बहुत मजबूती से 2 मसलों पे सर्वदलीय बैठक में अपनी बात रखी। दूसरे मसलों पे भी बातचीत करेंगे रितिका, लेकिन सबसे पहले पूछते हैं कि 2 वो कौन मसले हैं जिसका जिक्र आज की बैठक में इन्होंने किया। सर, 2 महत्वपूर्ण कौन से मसले थे जिनको आपने सरकार के सामने रखा, आपकी पार्टी ने रखा? हम तो पहले ये बताया कि हम सरकार के साथ है, या अफगानिस्तान में जो संकट है इसके समय हम सरकार के साथ रहेंगे। हम उठाया कि जो भारतीय नागरिक अभी तक अफगानिस्तान में पड़े हुए हैं उनको मसला जी, और अफगानिस्तान में हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्रोजेक्ट हुआ है, उसको मसला। तो सरकार तो बोला जो भारतीय नागरिक है उनको वापस लाने में वो पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में वो कुछ खास बता नहीं पाए जी। लेकिन एक आपने नागरिकता संशोधन कानून का भी मसला उठाया। नागरिकता संशोधन कानून को बोला कि एक मंत्री इस बीच में ये उठाया कि इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए का जरूरत है। हमने मीटिंग में बताया इस समय ये सब डिवाइसिव इशू उठाना नहीं चाहिए, देश को एक रहना है और मंत्री लोग ये सब ना उठाए। तो आपने क्या नागरिकता संशोधन कानून पे सवाल उठाया सर बैठक में? क्योंकि शिवसेना, जब आपने ये बात रखी तो शिवसेना ने कहा कि इसी की वजह से लोगों को लाने में आसानी हो रही है जो अफगान सिख हैं या अफगान हिंदू हैं। शिवसेना के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। ये मुझे कहना है कि देश में कुछ लोग नागरिकता संशोधन आइन कानून के पक्ष में हैं, कुछ विरोध में हैं। हम लोग विरोध में हैं।
अगर हम अफगानिस्तान के बारे में सब लोग एक साथ मिल के काम करेंगे तो ये सब उठाने का जरूरत क्या है इस सिलसिले में। सर, आपकी पार्टी भी अल्पसंख्यकों की बात करते, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय से कोई भी समुदाय हो, तो आपको नहीं लगता कि अगर अफगानिस्तान से अफगानी सिख या अफगानी हिंदू या दूसरे अल्पसंख्यकों को लाना है तो उसमें नागरिकता संशोधन कानून हेल्पफुल होगा? नहीं, कुछ जरूर ऐसे ही ला सकते हैं जी। कुछ नागरिकता संशोधन कानून का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अंतिम सवाल करूंगा, अब क्या उम्मीद है सरकार से आप लोगों को, क्योंकि ये भी बार बार कहा जा रहा है कि वेट एंड वॉच पॉलिसी तालिबान को लेकर अपनाएंगे? हाँ, सरकार से यही हमारी सलाह है कि कठिन स्थिति है, स्थिति पर नजर रखा जाए। देश जब समर्थन कर रहा है सरकार को, तो ये देखना कि भारत आइसोलेट ना हो, सबके साथ ताल्लुक रखे और हमारे नागरिकों को स्वार्थ पहले से देखे। तो रितिका, नागरिकता संशोधन कानून का मसला उठा था, सौगातो राय ने कहा कि इस मसले को नहीं उठाना चाहिए, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ में है टीएमसी, और ये भी साफ कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को अगर दूसरे देशों से भारत में लाना है तो उसके लिए नागरिकता संशोधन कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान पे सरकार जो भी पक्ष रखेगी उसके साथ में है। ओवर टू यू रितिका। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को तो सौगत राय मान रहे हैं कि देखिए अभी फिलहाल जो स्थिति है अफगानिस्तान के संकट को लेकर भारत सरकार की जो कोशिश है उसके साथ हमें खड़े रहना चाहिए, लेकिन दूसरी ही तरफ इस बात को नकारते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए सीए को लेकर हमने सवाल नहीं उठाया, हाँ हम विरोध में जरूर है, लेकिन उन अफगान सिखों को लाने के लिए, उन अफगान हिंदुओं को लाने के लिए, माइनॉरिटीज को लाने के लिए नागरिकता संशोधन कानून की जरूरत नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शायर मुनव्वर राणा अपने बेटे की गिरफ्तारी पर बुरी तरह से भड़कते हुए नजर आए। बेटे की गिरफ्तारी पर मुनव्वर राणा ने न्यूज 18 से बातचीत की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर धर्म की दुहाई दी और साफ कहा कि धर्म के आधार पर यूपी में इंसाफ किया जा रहा है। उनकी नाराजगी तो इतनी ज्यादा दिखी कि उन्होंने यूपी पुलिस से उनका एनकाउंटर करने तक की बात कह डाली। इससे पहले यूपी पुलिस ने एक दिन पहले शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। रायबरेली पुलिस ने लखनऊ पुलिस की मदद से तबरेज को लालकुआं स्थित मुनव्वर राणा के घर से गिरफ्तार किया। तबरेज की गिरफ्तारी 2 महीने पुराने फर्जी फायरिंग के मामले में हुई है। आरोप है कि तबरेज ने खुद पर फायरिंग करवाई थी और आरोप अपने चाचा पर लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। जांच में पुलिस को मालूम हुआ कि तबरेज ने अपने चाचा को फंसाने के लिए साजिश के तहत खुद पर गोली चलवाई थी। मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके बेटे तबरेज की गिरफ्तारी की गई है। बहुत कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे जो भी कानून तोड़ेगा। तो सीधे बात कर लेते हैं मुनव्वर राणा साहब से। सर, किस तरह देखते हैं जितना गिरफ्तारी हुई और सरकार भी ये कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे? अरे ये गिरफ्तारी तो मामूली बात है। जब वो बलिया का मंत्री कह रहा है कि मुनव्वर राणा का इनकाउंटर कर दिया जाए तो आप उस दिन इंतजार कीजिए कि मोहल्ले वालों से आकर के चैनल से खबर लीजिएगा कि वो जो जिसका इनकाउंटर हुआ है मुनव्वर राणा, वो कहाँ का था, जापानी था, तालिबानी था, पाकिस्तानी था, अफगानी था, कहाँ का था। आपके बेटे की जो गिरफ्तारी हुई उस पर क्या कहेंगे? बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। एक नए बने हुए सेंट्रल के जो मंत्री हैं, जो यहाँ मोहनलालगंज से एमपी हैं, उनके लड़के का भी केस सेम था। न उसके साथ इतनी दौड़ भाग हुई, न मटर गश्ती हुई, न मारपीट हुई, न हंगामा हुआ, कुछ नहीं हुआ। कौशल किशोर साहब की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बता नाम मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की है। तो जाहिर सी बात है कि जब 2 इंसाफ के तराजू हो जाए कि एक मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, एक एमपी के लिए अलग, एक फ़कीर शायर के लिए अलग, तो फिर जाहिर सी बात है कि अब इस मुल्क में शायरी नहीं करना चाहिए। गुंडागर्दी करके, बेईमानी करके, लूट करके, छीन करके एमपी बन जाओ। सर, पुलिस तो ये कह रही है कि उनके पास सीसीटीवी है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हथियार लिए हुए तबरेज। पुलिस बार बार ये कह रही है कि हमने जो किया सही किया। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज है।
तबरेज लिए हुए तो हमारे पास भी बहुत से फोटो हैं, हमारे पास भी हथियार हैं, उसमें क्या है? पुलिस उसको आधार बना रही है। नहीं, ये तो कोई सबूत नहीं हुआ ना। असलहा तो मेरे पास भी है, हम भी लेके चलते हैं तो घूमते हैं फिरते हैं, उसके फोटो भी होंगे, सब होंगे, हमारे पास भी फोटो लगे होंगे, तो ये तो आधार नहीं हुआ। तो किस तरह जवाब देना चाहते हैं आप सरकार को? क्यों नाम नहीं लेना चाहते? देखिए, ऐसा है कि नहीं तवील हो जाएगा बहुत, और कुछ नहीं है। डरते वरते तो हम ही नहीं। जिस दिन हम पैदा हुए थे तो दाई ने आके मेरी माँ को मेरे बाप से बताया था कि बेटा पैदा हुआ है, बेटी नहीं पैदा हुई है। तो डरना वरना तो मुझे किसी से डरना तो आता ही नहीं है। तो नाम ले लीजिए फिर। हाँ, नाम ले लीजिए फिर। किस सिलसिले का नाम बताइए? जिनको छोड़ा जा रहा है, जो लोग टारगेट कर रहे हैं। नहीं, जाहिर सी बात है कि जिस एमपी को, मोहनलालगंज के एमपी को बना दिया गया मंत्री, तो ये तो उसको इज्जत दी गई ना कि उसके लड़के ने ये काम किया, और मुझे जलील किया जा रहा है कि आपके लड़के ने ये काम किया। इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि जो ये खौफ था या जो खौफ है कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया है। तो क्या आप मान रहे हैं कि जो रायबरेली में हुआ था वो घटना सही थी? पुलिस ने जो खुलासा किया वो सही था? पुलिस कह रही वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है, उसके आधार पर जो कार्रवाई हुई उसको कितना सही मान रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इतने दिन से पुलिस बैठी हुई थी, पुलिस ने जो इसको चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की कि हम जमानत ले लेते? उसमें एक 307 लगा था, वो हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जो 120 और 211 है, उस पर कोई गिरफ्तारी का वही नहीं बनता है। तो वो चार्जशीट दाखिल कर दें, हम बेल के लिए अप्लाई कर दें, तो उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उनको तो ये दिखाना था कि हमारा इंसाफ इतना सख्त है कि मुनव्वर राना नाम का एक बहुत बड़ा बदमाश, जो तालिबानियों का अब्बा है और दादा है और परदादा है और ये है और वो है और आतंकवादी है, और बलिया का एक सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जस्टिस ऑफ इंडिया है और राजमंत्री भी है, उसने ऐलान कर दिया है कि इसका इनकाउंटर कर दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जेवलिन खिलाड़ी मिला था और मांगने पर अरशद ने जेवलिन नीरज को वापस कर दिया था। नीरज ने इसे साधारण घटना बताते हुए लोगों से इस मुद्दे पर इतना हमलावर होने की अपील की है कि इस मुद्दे को लेकर आप इतना ज्यादा हावी ना हो। का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतनी दुआएं दी, इतना प्यार दिया, और काफी अच्छा लग रहा है। और साथ में मैं बताना चाहूंगा कि एक अभी मुद्दा उठ रहा है कि जो एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जो जेवलिन है, पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरशद नजीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो है उससे जेवलिन ली, तो उसका काफी बड़ा मुद्दा बना दिया है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं, पर उसको सभी थ्रोअर उसको यूज कर सकते हैं, ये रूल है। तो बिल्कुल ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जेवलिन लेके वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए और मैंने अपनी थ्रो के लिए उसको मांगा, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे काफी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि ऐसा ना करें। स्पोर्ट्स सभी को मिलके चलना सिखाता है और हम सभी जेवलिन थ्रोअर आपस में प्यार से रहते हैं, सभी आपस में अच्छे से बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे। से विनती है कि मेरे बयान को मुद्दा ना बनाएं। खेल हम सबको एकजुट होकर साथ रहना सिखाता है और कुछ कहने से पहले खेल के नियम जानना जरूरी है। ये ट्वीट नीरज चोपड़ा की तरफ से।